बहुत बहुत धन्यवाद एनटीए वालों का, दिल से धन्यवाद कि उन्होंने रिटेन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था उसको आउट कर दिया। जिसको कहते हैं ना मुर्दे में जान फूंकना, वही काम उन्होंने किया है। सारे बच्चे गार्जियंस थक से गए थे इंतज़ार करते करते कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। खैर उन्होंने कर दिया, देर है दुरुस्त है, बहुत अच्छा किया। और एक नई स्फूर्ति जो जान है बच्चों में फिर से आ गया है, एक्साइटमेंट फिर से है कि क्या होगा अब इसके आगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिज़ल्ट आउट होने के बाद, स्कोर आने के बाद जो पहला क्वेश्चन, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर सके तो बहुत दुख की बात है उनके लिए, लेकिन जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको, उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन अब यही आ रहा है कि अब मेडिकल के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा। क्वालिफाई तो हम कर गए हैं लेकिन इतने नंबर पे मेडिकल के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज़ यदि हम लोग समझ लें तो हम लोग आसानी से ये गेस कर सकते हैं कि मेडिकल के लिए कॉल किन को आ सकता है और किन को नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए, जो भी सैनिक स्कूल्स हैं उसमें सीट्स जो हैं सो फिक्स्ड हैं। इतनी सीट्स हैं, किसी में 110 है, 100 है, 90, 80 अलग अलग हैं। जितने भी स्कूल्स हैं सब में जो सीट्स हैं, कैपेसिटी है उनकी अलग अलग है। उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जो रिजर्वेशन है सैनिक स्कूल में, उसी के बेसिस पे सारे सीट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब कैटेगरी है कितनी, ज़रा आप इसको समझिए। जो भी सैनिक स्कूल में सीट्स हैं, सबसे पहले इसको, हाँ चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या किया गया है कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो दो कैटेगरी है वो है होम स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, और दूसरा है अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का। कहने का मतलब कि जिस स्टेट में जो सैनिक स्कूल है, उस स्टेट के जो डोमिसाइल हैं, उस स्टेट के जो बच्चे हैं, उन यदि वो बच्चे उसी सैनिक स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वो इस होम कैटेगरी में आएंगे। और यदि किसी और स्टेट के बच्चे उस जैसे इसकी बात कर लीजिए आप, कर्नाटका की बात कर लीजिए। कर्नाटका में बीजापुर है, बीजापुर, तो कर्नाटका के जितने भी बच्चे उस बीजापुर के लिए अप्लाई करेंगे वो होम स्टेट कैटेगरी में आएंगे। और दूसरे जितने भी स्टेट हैं, कर्नाटका स्टेट को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, उसके बच्चे जो उस बीजापुर के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे उस बीजापुर स्कूल के लिए अदर कैटेगरी में आएंगे। तो जो भी सैनिक स्कूल में जो सीट्स हैं उसमें 67% जो सीट्स हैं वो होम कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती हैं, और जो बची हुई 33% सीट्स हैं वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व रहती हैं। ये जो बच गया होम कैटेगरी, इसको भी 5 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। वो कैटेगरी है एससी का, एसटी का, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और डिफेंस पर्सनल या एक सर्विस मैन और जनरल। ये 5 कैटेगरी है जिसमें इस होम कैटेगरी वाले को डिवाइड किया गया है। इनका जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो एससी का 15% है, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%। ये टोटल मिलाने पर होता है 49.5%। इसके बाद कितना बच गया, हमारे पास बच गया 50.5%। उस 50.5% का 25% डिफेंस पर्सनल को और रेस्ट 75% जनरल के लिए अलॉट होता है। ध्यान दीजिए, ये 25% और 75% सीधे इसका नहीं है। ये 49% निकालने के बाद, किसका 49%? ओवरऑल 100% जो कैपेसिटी है उसका नहीं, पहले उसका 67% होम वाले को, और इस 67% का 49.5% इस 3 कैटेगरी को जाएगा। और जो इसके बाद 50.5% बच गया इस 67% का, होल का नहीं, 67% का जो 50.5% बच गया उसका 25% डिफेंस पर्सनल कैटेगरी में, और बचा हुआ 75% जनरल कैटेगरी में जाता है। सेम यही चीज़ अदर स्टेट वालों के लिए भी होता है। फाइन, तो 5 कैटेगरी इधर और 5 कैटेगरी इधर, होम में और अदर में, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गर्ल्स के लिए 10% सीट्स क्लास 6 में, क्लास 9 में अभी गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो क्लास 6 में हर एक सैनिक स्कूल का टोटल कैपेसिटी का 10% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ये 10% सीट किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे यदि किसी सैनिक स्कूल में 90 सीट्स हैं, टोटल 90 सीट्स हैं, तो इसका 10% 9 ही हो जाएगा, तो वो 9 सीट्स अप्लीकेबल नहीं होगा। मिनिमम 10 सीट्स गर्ल्स को देना ही देना है। क्यों देना है, इसके पीछे एक रीज़न हम कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन दिखलाता है उसके हिसाब से ये ऐसा ही है, इसलिए इसको शायद 10 सीट्स कम से कम दिए गए हैं। 5 कैटेगरी इधर और 5 कैटेगरी इधर, ये बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। तो कम से कम एक एक सीट हर एक कैटेगरी में हो तो 10 सीट हो जाती है। 5 सीट होम गर्ल्स के लिए और 5 सीट
अदर स्टेट के गर्ल्स के लिए। तो टोटल इसीलिए 10 सीट शायद दी गई हैं, इसीलिए शायद दी गई हैं कि हर एक कैटेगरी में कम से कम गर्ल्स को एक सीट अलॉट हो। इसीलिए ये कम से कम इसको 10 कर दिया गया है कि 10%, यदि 10 से कम हो रहा है तो वो 10% काम नहीं करेगा, कम से कम 10 सीट्स गर्ल्स के लिए अलॉट हैं। उसके अलावा तो आप देख लीजिए कितना कैटेगरी हो गया, 5 कैटेगरी होम स्टेट और 5 कैटेगरी अदर स्टेट, 10 कैटेगरी बॉयज़ के लिए और 10 कैटेगरी गर्ल्स के लिए, टोटल 20 कैटेगरी हो गई जिसमें मेरिट लिस्ट आएगा। अभी जो हम लोग को एनटीए ने मार्क्स दिया है वो ओवरऑल है, एग्ज़ाम आपने पास किया है, हो गया। अब ये जो मार्क्स है एनटीए ये सारा डॉक्यूमेंट जो है सो सैनिक स्कूल सोसाइटी को देगा, एसएसएस सैनिक स्कूल सोसाइटी। उसके बाद ये स्कूल वाइज और इस तरह से कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज और क्लास वाइज उस तरह से मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस मेरिट लिस्ट में क्या होगा, जब आपने अप्लाई किया होगा ना तो एक खास कैटेगरी में अप्लाई किया होगा कि हम इस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम उसके लिए होम स्टेट या अदर स्टेट की कैटेगरी में आएंगे, हमारा इसमें कौन सा कैटेगरी है और हम गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। आपकी कैटेगरी जिसमें आपने अप्लाई की थी उसी में फिक्स है कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई की है। और इसी तरह हर एक कैटेगरी का टोटल 20 कैटेगरी होगा, 20 कैटेगरी का मार्क्स मेरिट लिस्ट लाइन से अलग अलग निकलेगा कि इस कैटेगरी में इतने बच्चे ने क्वालिफाई किया है और उनका नंबर ऐसे ऐसे है। उसी कैटेगरी में से, उस हर एक लिस्ट में से जो 20 कैटेगरी है, हर एक 20 कैटेगरी में सीट फिक्स्ड हैं कि इस हर एक स्कूल का अपना अलग अलग कि इस कैटेगरी में इतने % के हिसाब से इतने सीट्स हुए, हमें इसमें इतने सीट्स पर ही एडमिशन लेना है। उसी सीट्स के हिसाब से बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब कितने मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा इस पर आते हैं। किसी एक कैटेगरी की हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है, ऐसा नहीं है किसी कैटेगरी में ऐसा आया ही है, ये नहीं है। हमें जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इस 20 कैटेगरी में, टोटल 20 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में सपोज कीजिए कि ये मेरिट लिस्ट है, इस तरह से नंबर्स आए हैं बच्चों को, ठीक है ना। ये बॉयज़ का हो, गर्ल्स का हो, किसी का हो, आप समझने के लिए समझिए, ये 20 में से किसी भी कैटेगरी पर एप्लीकेबल होगा। अब कि कोई भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में इस तरह से बच्चों का नंबर आया है। इस कैटेगरी में उसको 10 सीट्स हैं उस सैनिक स्कूल के पास कि हम जिस भी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी कैटेगरी में 5 सीट हो, 2 सीट हो, किसी में गर्ल्स के लिए तो मतलब किसी कैटेगरी में एक ही सीट है, तो उसके लिए हम बतलाएंगे कि उसको कैसे बुलाया जाएगा। तो जैसे ये कैटेगरी है, इसमें समझने के लिए समझिए कि इस कैटेगरी में जो भी कैटेगरी है उसमें उसको 10 बच्चे को लेना है, तो वो कितने को मेडिकल के लिए बुलाएगा। जनरली 1:3 का रेशियो रहता है। कहने का मतलब कि यदि इस कैटेगरी में 10 सीट्स हैं उस पर जिस पर उसको एडमिशन लेना है तो वो 30 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाएगा। हम इसमें उतना तो 30 नहीं लिख सकते थे लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें से 10 बच्चों को मेडिकल के लिए बुला रहा है, ठीक है ना, 1 to 10, इसमें से 10 को वो मेडिकल के लिए बुला रहा है। उसके पास सीट्स 3 या 4 हैं इस कैटेगरी में, फाइन। तो 3 गुना 1:3 का मतलब हो गया 10 बच्चों को वो मेडिकल के लिए बुलाएगा। किन 10 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाएगा, तो मेरिट लिस्ट में ऊपर से वो 10 बच्चों को देखेगा जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, उनको वो मेडिकल के लिए कॉल करेगा और इन्हीं 10 में से किसी 3 बच्चे को, चाहे जो भी उसकी सीट्स हैं, उसको वो फाइनली सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 10th पोजीशन पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए 10th वाले को भी 275 है और 11th वाले को भी 275 है। ये दोनों क्लेम कर सकता है कि आपने इसको बुलाया, 10 बच्चों को बुलाना है तो यहाँ तक तो बहुत आसान है कि यहाँ तक वो ये अपना ईजी है, अलग करके बुला ले। लेकिन ये 11th वाला तो कह सकता है ना कि आपने किस बेसिस पे इसको 10th दिया और मुझे 11th कर दिया, जबकि हम दोनों का नंबर सेम है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है, वो जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए। यदि किसी 2 बच्चे को नंबर सेम आ जाते हैं और उसमें से किसी एक को ही सेलेक्ट करना है किसी भी स्टेज में, वो इसमें हो या फाइनल वाले में हो, कहीं भी हो, यदि किसी एक को ही सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस दोनों में, सॉरी ये 10th और 11th, इस दोनों में मैथ्स में नंबर किसको ज़्यादा है। जिसको नंबर ज़्यादा होंगे, यदि इस 11th वाले को ही नंबर ज़्यादा है मैथ्स में तो इसी का सिलेक्शन होगा, इस 10th वाले का नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये 11th वाला ही चला जाएगा। फर्दर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर के दोनों के सेम है ओवरऑल और मैथ्स में भी सेम नंबर है, फिर क्या होगा, तो फिर उनके लैंग्वेज का नंबर देखा जाता है कि लैंग्वेज में किसको ज़्यादा है। लैंग्वेज में इस दोनों में जिसको ज़्यादा होगा उसको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए।
चलिए हम इसको भी इक्वल मान लेते हैं कि यदि ये भी इक्वल हो गया तो फिर थर्ड कंडीशन आता है एज। जो एज में यंगर होगा, जिसका एज कम होगा, उसी को नेक्स्ट राउंड के लिए, मतलब जो मेडिकल है उसके लिए उसको बुलाया जाएगा। ओवरऑल नंबर सेम, मैथ्स में नंबर सेम, लैंग्वेज में नंबर सेम। तो फोर्थ चीज़ जो देखा जाता है वो होता है एज। जो यंगर होगा, जो एज में छोटा होगा, उसको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख के जब आपके सामने मेरिट लिस्ट आ जाएगा, वो भी कुछ दिनों के अंदर में ही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब भी है वो भी आ जाएगा। और वो आएगा कहाँ? तो वो एनटीए के साइट पर भी आएगा, जहाँ भी इस रिटन का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है वहाँ भी आएगा। और जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस सैनिक स्कूल के लिए, उसके वेबसाइट पर भी आएगा। ठीक है ना? वो पूरी लिस्ट आती है पीडीएफ में। आप उसमें अपने कैटेगरी वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है, मतलब आपका जो नंबर नहीं, आपका जो रैंक है वो कितने रैंक पे आया है। ठीक है ना? उस रैंक के हिसाब से आप ये इजीली गेस कर सकते हैं कि कितने बच्चों को इसमें मेडिकल के लिए बुलाएगा। और आप समझ सकते हैं उसको देख के सारे, क्योंकि उसमें सारे बच्चों का नंबर रहता है। उस कैटेगरी में जितने ही बच्चे ने क्वालिफाई किया है, सबों का नंबर उसमें रहता है। और आपका पोजीशन उसमें कहाँ आ रहा है, इसको देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है। गर्ल्स के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, बहुत सारी कैटेगरी गर्ल्स में ऐसी आती हैं जिसमें उस कैटेगरी में एक ही सीट होती है गर्ल्स के लिए। अब उसमें क्या है कि उसका जो मेरिट लिस्ट आएगा नंबर्स का, उसमें जो टॉप 3 हैं 4 हैं, ये डिपेंड करता है उस स्कूल पे, वो उतने को मेडिकल के लिए कॉल करेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि उसमें एडमिशन जितने भी कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे, लड़कियों को, गर्ल्स को, उसमें एडमिशन सिर्फ एक का ही होगा। और वो किसका होगा? तो जो उस कैटेगरी में टॉपर रहेगी उसी का एडमिशन हो पाएगा। तो वहाँ पर कंपटीशन टफ नहीं, टफेस्ट है एकदम। इतना हार्ड है कि जो टॉप है बस उसी का एडमिशन होगा, दूसरे किसी का, क्योंकि सीट ही एक है, एक सीट है तो दूसरे का चांस नहीं बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि किसी कारण से इस सारे कैटेगरी में कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, किसी कारण से, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मेडिकल में कोई फिट नहीं हो पाए, ठीक है ना, कोई कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसमें किसी बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया, ये एजम्पशन हम कर रहे हैं, कारण जो भी हो, यदि किसी कारण से कोई सीट्स खाली रह जाती हैं किसी भी कैटेगरी में, तो वो सीट्स होम कैटेगरी वाले से ही भरी जाएंगी। यदि होम वाले में यदि कोई सीट खाली रह जाती है तो वो तो होम कैटेगरी से जाएगी ही जाएगी, अदर स्टेट वाले उसमें नहीं आएंगे। अदर स्टेट कैटेगरी में भी यदि कोई सीट खाली रह जाती है, उसको भी होम कैटेगरी वाले स्टेट से ही भरा जाता है। ये कैसे होता है कि इस कैटेगरी, सपोज कीजिए कि आप SC/ST कैटेगरी की बात कीजिए, इस कैटेगरी में उसने ओवरऑल 10 स्टूडेंट्स को हुआ कि ये फाइनली एकदम फिट है, हो गया, लेकिन उसमें सीट ही थी 5 सीट, उसने 5 को सेलेक्ट कर लिया, बाकी का नहीं हो सका, लेकिन उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। यदि उसी कैटेगरी में यदि अदर स्टेट वाले में वो 80 की सीट वैकेंट रह जाती है, तो 5 बच्चे को जिसने इस कैटेगरी में दिया था, जो तो इसके बाद जो 6th पोजीशन पर था, उससे इसकी सीट को फिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बतला ही दिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है कि आप इसको देख के, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा कुछ दिनों में, वो भी उसको देखकर आप अच्छी तरह समझ लेंगे, क्योंकि उसमें सारे बच्चे का मार्क्स रहता है। आप उसको देखकर ईजिली ये समझ पाएंगे कि मेडिकल कॉल आपको आएगा या नहीं आएगा।